जैसी पत्रिका आज आपको एक ऐसे प्रोग्राम की झलक दिखाने आई है जो राय बरेली में मुनक़िद किया गया है, जिसका यहाँ आयोजन कौमी इमाम बारगाह जो फ़ख्र कौम कल्बे अब्बास साहब के नाम से मंसूब एक इमाम बारगाह है राय बरेली में, वहाँ हुआ है। इसको जो आयोजन करवाया है वो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने करवाया है। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जिसकी बुनियाद डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला ने रखी थी, इस मकसद के तहत कि इससे गरीब बच्चे जो होनहार बच्चे हैं लेकिन उनको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती कि वो आगे बढ़ सकें, उनको कुछ माली ताउन और आर्थिक मदद के ज़रिए आगे लाया जाए और मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वो ट्रस्ट अब कल्बे सादिक साहब के बाद जो देख रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब, ये ज़िम्मेदार हैं तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के। ये आए हुए हैं यहाँ, आज क्या प्रोग्राम है नजमी साहब, क्या होगा, किस तरह का आयोजन है? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो प्रोग्राम है ये चैम्स करके एक हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। आपको पता होगा कि टीएमटी जो है वो एजुकेशन की फील्ड में कर रहा है। सिर्फ आपने जो कहा गरीब बच्चे, गरीब नहीं, हमारा ये है कि हर बच्चा जो है वो कल के लिए तैयार हो ताकि उसकी जो है मेन स्ट्रीमिंग हो सके और वो जो है वो इस लायक बन सके कि वो एम्प्लॉयबल बने और उसका कंट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिव हो सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए। अच्छा, यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं इनका पर्पस क्या है जो आज बुलाए गए? ये जो प्रोग्राम चैम्स का रखा गया, हम लोग ज़्यादातर कंसंट्रेट कर रहे थे लखनऊ में। हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कि लोकल टैलेंट जो है वो छोटी छोटी जगहों पर, छोटे शहरों में क्या है, और जो टैलेंट है वो हर जगह हमने देखा कि विलेजेस में भी है। हम लोग का एक फ्री एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके ज़रिए हमें पूरा अंदाज़ा है कि गाँव के बच्चे जो हैं, छोटे शहरों के बच्चे भी इक्वली टैलेंटेड होते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग उस टैलेंट को ढूंढना चाहते हैं और सिर्फ ये नहीं कि जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, जो इन्होंने अच्छा स्कोर किया है एग्ज़ाम में, उन्हीं को हम रिवॉर्ड दें, वो पर्पस नहीं है। हमें ये देखना है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है वो कौन है, उसको ऊपर कैसे लाया जा सकता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, आज जो बच्चे आपके चैम्प्स हैं उनको इनाम इकराम दे के ख़त्म हो जाएगी बात, या इनको देखते रहेगा, ट्रस्ट देखेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? यही बात आपने कही कि ये हम लोगों का इरादा जो है, ये जो अवार्ड्स हैं ये सिर्फ इनको मोटिवेट करने के लिए हैं। असल में जो बात होना है वो इसके बाद होना है, वो ये है कि वो कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चा है उसको हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको बेहतर स्ट्रीम्स के अंदर कैसे हम लोग एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है। एंड रिज़ल्ट ये है कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने में, ताकि वो अपने घर के अपने हालात अच्छे हैं नहीं हैं उसको बेहतर कर सके और आगे जो है सोसाइटी को अच्छा बना सके। इस प्रोग्राम में कितने बच्चे अपेयर किया था, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और कितने का सिलेक्शन हुआ, कुछ सरसरी तौर पे बताएं। अब एग्जैक्ट हम स्टेटिस नहीं, अभी आपको अनाउंस होगी स्टैटिस्टिक्स, मगर टोटल मिला के यूपी हम लोग का फोकस्ड है। ये पहला टेस्ट था, पहले टेस्ट को देखते तकरीबन 5000 बच्चे यूपी में अलग अलग सेंटर्स पर थे। उसमें जो है वो हम लोग जहाँ पर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं ताकि बच्चों की हौसले अफजाई हो और अगले टेस्ट के बारे में उनको बताया जाए ताकि उसमें और पार्टिसिपेशन बढ़े। ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हर ज़िले में हो रहा है, जहाँ जहाँ हर ज़िले में होगा। जी, ये नजमुल हसन रिजवी साहब, आपने सुना सरसरी तौर पर हमने बताने की कोशिश की क्या प्रोग्राम है, क्या एजेंडा है तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर और सार्थक प्रयास है जो किया जा रहा है। आगे भी उम्मीद करते हैं इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और बच्चे, कौम के भी और तमाम लोग जो इससे जुड़े रहेंगे वो इससे मुस्तफ़ीद और फ़ायदा उठाते रहेंगे। शुक्रिया। इल्म के सिलसिले में कितनी कोशिश गवर्नमेंट करनी चाहिए। हर पेरेंट्स को सिस्टम पूरा बदल गया है, पहले वाली बात नहीं रह रही है और सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें याद है कि हम लोगों के ज़माने में अगर लाइब्रेरी में कोई बुक चाहिए होती थी तो हम लोग घंटों परेशान रहते थे, तब एक सुपर मार्केट में रंधावा लाइब्रेरी थी, वहाँ हम लोग शाम को जाते थे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में उसका कैरियर वाला कौन से देखते थे, कहाँ एडमिशन हो रहा है वो भी देखते थे और लाइब्रेरी की किताबें देखते थे। आप ऐसा नहीं, आप सब कुछ फिंगर टिप से आपका अवेलेबल है, मोबाइल पे है, इंटरनेट है, उस पर देखें। पेरेंट्स को बच्चों से ज़्यादा आपको मतलब अवेयरनेस रखनी चाहिए कि कौन सा कोर्स हमें अपने बच्चों को कराना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। और कुछ दिनों के लिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, पहले अपने बच्चों को दुरुस्त करिए, बच्चे दुरुस्त हो जाए तो फिर मोहल्ले को दुरुस्त कीजिए, मोहल्ला दुरुस्त हो जाए फिर अपनी कम्युनिटी को दुरुस्त कीजिए और कम्युनिटी दुरुस्त हो जाए फिर आगे पीछे इधर उधर करते रहिए। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो इल्म और दूसरा आदमी की सेहत। सेहत के लिए भी आप लोग बनाए और पढ़ाई के लिए बनाए और जहाँ पर
साजिद साहब का इतना इनिशिएटिव है कि आप समझिए कि हम लोग जब पढ़ते थे उस दौर से, उस जमाने से उन्होंने ये सारा काम शुरू कर दिया था कि बच्चों को क्या तालीम देनी है, क्या कैरियर काउंसलिंग होनी है। उनका ये जुमला वो हमारे यहाँ आप मालूम हो, उनके यहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 चीज़ पर फोकस कीजिए, इल्म और फाइनेंस। आप अगर एजुकेटेड रहेंगे और फाइनेंस रहेगा, दुनिया आपके पीछे भागती रहेगी। और हम लोगों की कौम में उसकी इल्म की और फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है, और जितना जितना अवेयरनेस बढ़ती है उतना उतना आपके पास सब कुछ हासिल हो रहा है कि आपकी जो आपने डिसाइड कर रखा है बच्चे के लिए ये बनाना है, या जो आपने अपने लिए सोच रखा है, सब कुछ होता रहेगा। सिर्फ एक अवेयरनेस आपको पड़ जाए। और इसी कोशिश में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम का टेस्ट में आए स्कूल के लिए, और हम जॉन नकवी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि बेचारे उन्होंने हमने एक मोबाइल पे वहाँ से दिल्ली से उनसे कहा कि भाई हमें जिस दिन एक आपका स्कूल चाहिए, क्या मुहैया हो सकता है? तो उन्होंने कहा कमर भाई पप्पू भाई, यार पप्पू भाई कैसी बात स्कूल आपका है, जितने आपके क्लास रूम चाहिए जितना चाहिए वहाँ आप लीजिए। फिर हम लोगों ने पर्सनल मीटिंग की, सारी बातें तय होगी। हालांकि वो दिन मसरूफ नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि नकवी साहब अवेलेबल नहीं है, सारा इंतजाम। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन है कौम में। अगर एक आध लोग ऐसे हैं कि देखिए वसीम नकवी साहब उन्होंने कब से तो अपना अभी कुछ पहले से काम शुरू कर दिया इसमें लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी तो इस मामले में बहुत अच्छा रहा है। और हम लोग दें कि ऐसे ऐसे लोग उन लोगों के दरमियान में रहे जिन्होंने एजुकेशन पर काम किया। तो चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल और ज़्यादा बच्चे अपियर हों और उनकी काउंसलिंग और प्रॉपर तरीके से हो। और कम से कम इसमें 2-3 कैटेगरी होनी चाहिए ऐसी कि जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा टैलेंटेड है, माँ बाप साहिब हैसियत है, लेकिन बच्चे को कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो पहली बात तो इस फोकस होना चाहिए कोई ऐसा आदमी हो, या माँ बाप अगर नहीं कर सकते तो कोई दूसरा हमेशा गाइड कर सके उनको, उन बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करेंगे। अब बहुत सारी नई नई फील्ड आ गई है, ऐसा नहीं पहले ज़माने में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बस ये सब होता था। अब ऐसी ऐसी फील्ड आ गई है कि आपको बहुत अच्छा स्कोप है, इससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन भी है, इससे ज़्यादा स्कोप भी है, अवेलेबिलिटी जॉब भी है। जैसे मिसाल के तौर पर बात हो रही थी रही साहब से, तो हमारे बेटे ने डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया और एक नेशनल टाटा इंस्टीट्यूट का नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट करके जो देखता है कि हमारे रिसोर्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे नए नए कोर्स आ गए, तो उनको गाइड करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी ऐसी है बच्चों की जो बेचारे टैलेंटेड जो हैं लेकिन उनको फाइनेंस में भी है, तो उनको गाइड भी करें और कहीं कहीं इस तरह का करें कि उनको फाइनेंस का इंतजाम होता रहे। ठीक, तीसरे बच्चे हुआ जो बेचारे टैलेंटेड भी नहीं है और उनके माँ बाप फाइनेंशियली वीक भी हुआ, उन बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज जो बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं लेकिन मार्केट में स्कोप बहुत है। मिसाल के तौर पर जैसे पैरामेडिकल साइंस में एक्सरे टेक्नीशियन है, बहुत सारे और कोर्सेज हैं, उन तरह के कोर्सेज कर ले, ITI कर ले, 2 साल का कोर्स कर ले। इंजीनियरिंग से ज़्यादा मैं बताऊँ आपको इसका ITI को डिप्लोमा का स्कोप है। लेकिन हम लोगों का फोकस ये है कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट इंजीनियर हो जाए, ना तो हम डिप्लोमा भेजना चाहते हैं ना उसको इसमें भेजना चाहते हैं। हमने आज बल्लभगढ़ में हमें गवर्नमेंट ने मौका दिया था, तो हमने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। आप यकीन जानिए कि पहला साल हमारा कंप्लीट हुआ है और वहाँ के आसपास के इंडस्ट्री से आना शुरू हुए रिक्वायरमेंट कि हमें कब ये बचा देते हैं, ये बचा देते हैं। अभी हमारा पहला साल हुआ 3 साल होता है, तो कम से कम ऐसा हो जाए कि उसमें हम बच्चों पढ़ा लेगा। अगर आप भेज के पढ़ाई तो वैसे कराते हैं, उतना नहीं ऐसा है। तो मैं ये सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मतलब कि अच्छा खासा स्कोप है, इंजीनियरिंग से ज़्यादा स्कोप और ITI का भी अच्छा खासा स्कोप है। क्योंकि आपका अगर से मिसाल के तौर पर एक किसी क्वार्टर पे एक इंजीनियर होगा तो उसमें उसके अंडर में 4 सुपरवाइजर होगा जो डिप्लोमा होंगे और उसके अंडर में कई ऑपरेटर होंगे जो ITI होगा। तो स्कोप इनका है, ऐसा नहीं है। तो हमारे गाँव में अगर जैसे बच्चा जाना चाहे तो उसमें भी जा सकता है, या नए नए कोर्सेज हैं उनको नेट पे सर्च करके या और दोनों से कॉन्टेक्ट करें, बाथरूम से कॉन्टेक्ट करें जो आगे रहते हैं उनसे वो करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही हमें एक मैसेज देना था कि हम और हमारे सामने बैठे हुए
بچیاں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم سے پہلے کئی خصوصاً آپ کے رہ کر جو آپ سے روزانہ باتیں ہوتے رہتے ہیں، جو یہاں کے آپ کو ہمیشہ ایک اہم مجھے کی طرف توجہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کے آگے وقت کی ضرورت کو رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے وابستہ لوگ ہیں جو آ کے چین پروگرام سے جڑے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو سمجھا، اور جیسے عمر صاحب نوئیڈا میں ہیں مگر ان کو یہاں کی فکر ہے، بائک سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب ہونے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ نہال صاحب اسی طرح سے پچھلی میٹنگ میں بھی ابھی بھی مستقل ایک جدوجہد میں رہتے ہیں۔ عمر صاحب کے ٹیم ممبرز جو یہاں بیٹھے ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کی بھی جدوجہد یہی ہے کہ یہاں کے بچے جو ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ ابھی ہم پچھلے بار کافی تفصیل سے ہم نے چیزوں کو بیان کیا تھا۔ کچھ چیزوں کو طرف آپ کو متوجہ کیا گیا ہے، الگ الگ لوگوں نے کیا ہے، اس کو سمیٹتے ہوئے اور کچھ چیزوں سے بتاتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ چیمپ پروگرام جو ہے وہ کیا ہے اور کچھ فیچرز کا کیا رول ہے، وہ کیا اس کو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز کو آپ یہ سمجھیے کہ ایک دور پر تھا کہ جب لوگ جو تھے وہ پڑھائی کی طرف جو تھے فوکس نہیں تھے، اس کا سبب تھا یہ اس سے پہلے والا دور ہوتا جب ہم لوگ کے پاس ذمہ داریاں تھیں، مالی حالات بہت ہی اچھے تھے، اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس پیسے کے نشے میں یا پاور کے نشے میں ہم نے کبھی بھی تعلیم کو اتنا اہمیت نہیں دی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دور ایسا ہم لوگ دیکھا کہ جب ہم لوگ اس اونچائی سے نیچے آ گئے، اور پھر ہم لوگوں کے پاس جو تھے وہ اکثریت ایسے لوگ تھے جن کے پاس پیسے میں اتنی تنگی ہوئی کہ کھانے کے لیے طالب ہوئے نہ کہ پڑھانے کے لیے تو بہت دور تھا، اس لیے وہ پڑھائی کو اگنور کرتے چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جس پر ڈاکٹر گنگا سارے صاحب نے لکھنؤ جیسی جگہ پر جہاں پر یہ چیز کافی پائی گئی، انہوں نے بھی دیکھا تو پڑھائی کو جو ہے وہ اپنایا تاکہ پڑھائی کے ذریعے جو ہے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اب آج کے دور میں اتنی کاوشوں کے بعد مختلف لوگوں نے، مختلف مماہرین نے کوششیں کی، اداروں نے کوششیں کی، اس کا سبب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا ہے جو اپنے بچے کو پڑھانے کی خواہش نہ رکھتا ہو، یا جس کے بچے اسکول نہ جاتے ہوں وہ گھر میں خالی بیٹھتے ہیں۔ اگر مسئلہ اس سے بڑا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا نہال صاحب نے بتایا، آپ لوگ باخوبی اس سے واقف ہیں، مولانا عمر صاحب نے متوجہ کیا کہ اسکول بھیج دینا جو ہے یا ان کو رپورٹ کارڈ مل جانا بہت اچھے مارکس کے ساتھ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا مستقبل اس بچے کا روشن ہوگا، اور وہ بچہ کل جو ہے وہ اس لائق ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھی روٹی روزگار سے جوڑ سکے۔ تو اب جو زمانہ ہے وہ دو چیزوں کا ہے، ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سمجھ کے پڑھے، رٹ کے نہ پڑھے، اس کے اوپر ایسے اسکول میں نہ جائے جہاں پر فیس کی جائے اور مارکس جو ہے وہ چھاور کیے جائیں، نالج یا علم جو ہے اس کو نہ دیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد ایک اچھے روٹی روزگار سے جوڑ لی ہے، عزت کے ساتھ روٹی روزگار سے جوڑ رہے ہیں ہم کہ نہیں جوڑ رہے ہیں۔ اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، انجینئرنگ کر لی، ایم بی اے کر لیے، مگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں ایک اچھا روٹی روزگار نہیں مل رہا ہے تو اس کے مطلب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ آج کل صرف کمرشلائزیشن جو ہے، جو ساہوکار لوگ ہیں وہ اسکولوں سے نہیں جڑ رہے ہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن کے اداروں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کا بچے کے مستقبل کو بنایا جائے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کی بزنس ہے اور وہ بزنس جو ہے پروفیٹیبل ہونا چاہیے۔
कंफर्टेबल होने के लिए वो जहाँ दिल चाहता है कटौती करते हैं, जहाँ दिल चाहता है वो तादाद को बढ़ा देते हैं, इसलिए वो लोग क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, जहाँ पर मुस्तकबिल बनाया जा रहा है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो टफ है और हमारे बच्चे जो हैं जो हालात हैं उस कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक जो है वो हकीकत है, बड़े कड़वी हो सकती है, मगर ये हकीकत है कि अगर आप यही अपने माशरे में देखिए, यहाँ लाइब्रेरी में देखिए, हम लखनऊ में देखते हैं कि हमारे हर साल कितने बच्चे जो हैं वो IITs में आते हैं, कितने बच्चे हमारे जो हैं वो NITs को निकालते हैं, कितने बच्चे हमारे जो है वो नीट में आते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उनको मिलते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे IIMs में पहुँच गए हैं। अगर आप ये देखिए तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस हैं उसमें हम लोग एक्सेलेंस हैं, उसमें हम लोग के बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके बाद पॉलिटिक्स ले लिए, ITIs ले लिए, उसमें भी बच्चे हम लोग नहीं जा रहे हैं। वो हम लोग के बच्चे जो हैं वो अगर असल में देखा जाए तो सिर्फ डिग्रियों पर डिग्रियाँ ले रहे हैं और ये खाना पूरी वाली पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास सनद तो है BA MA की, यहाँ तक अब तो और ये आ गया है कि इंजीनियर FBA भी खाली बैठे हैं। तो हम लोग को जो है इससे अभी आके खोल लेना चाहिए और बच्चों के साथ जो है वो ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको घूमना चाहिए और बच्चों को अपने कल के लिए तैयार करना चाहिए। उसको तैयार करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को सबसे पहले जो करना चाहिए वो तालीमी ज्ञान जो है उसको बुलंद करना चाहिए और बच्चों की बेस को जो है मजबूत करना चाहिए, रट के नहीं बच्चों को समझ के पढ़ने की हिदायत करना चाहिए। माहौल ऐसा बनाना चाहिए जहाँ बच्चे जब एक क्लास से दूसरे क्लास जाएँ तो अहलियत के बिना पर जाएँ, सिर्फ स्कूल से मिले हुए मार्क्स के बेसिस पर ना जाएँ। दूसरे बच्चे जब 10वें में 12वें पहुँचते हैं तो उनके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम लोग आमतौर से जो है बच्चों को बनाने की वो कोशिश करते हैं जो हमारा पड़ोसी बना होता है, जो हमारा रिश्तेदार बना होता है या जो हम चाहते हैं बच्चे को बनाना। यदि हम ये गौर नहीं करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका जो है एटीट्यूड क्या है और उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, वो किधर जाना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग ये हर बच्चे की सलाहियत होती है, हम लोग मार्क्स के बेसिस पर पड़ोसी को देख के ना आए बल्कि उसको जो है ये समझें कि प्रोफेशनल हेल्प लें, लोगों से गाइडेंस फराहम कराएं और बच्चे के मुस्तकबिल को उसके हिसाब से ढालें, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करें। और हमारे मकसद और जामे अंदाज में पूरा मकसद जो हम लोग का ट्रस्ट में ये चलने वाला एग्जाम है, इसके सिलसिले में बताया और उसी को मैं तकरीबन कैसे रिपीट करूँगा, एक दो बातें जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा वो आप 2-4-5 मिनट के अंदर मैं हासिल कर देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल मामला ये है कि हम लोगों के या जो लोग 50 साल वाले उनके ज़माने में खानात की मार्केट इतनी सख्त होती थी तो पूरे स्कूल में 60% नंबर पाने वाले लड़के 2-4 हुआ करते, 40-45-50% बाकी बहुत अच्छा नंबर पाते। उसके बाद स्कोरिंग जो हुई वो ईजी होने लगी और 8वीं तक तो पॉलिसी आ गई किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। तो कुल मिला के होता है कहीं कहीं स्कूल ऐसा होते हैं कि वो बच्चों के आगे को खुश रखने के लिए और उन्हें गोया कुछ फहमी में रखने के लिए बहुत नंबर बढ़ाने देते रहते हैं। अब बच्चा 8वीं तक पढ़ता रहेगा, उसके 80% और 70% आते रहते हैं, वो आगे भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं कि सर हमारे तो बच्चे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक ठाक है। जब वो बड़ी क्लासों में पहुँच जाते हैं तो अचानक उन्हें लगता है कि जो नंबर हमारे बहुत अच्छे आ रहे थे ये एग्जीक्यूटेड थे, ये पढ़ाई थे, तालीम कुछ ऐसा खास बात नहीं। उस वक्त वक्त तक होता है कि फिर बच्चों को फंडामेंटल्स और बुनियादी चीज़ें पढ़ने का वक्त नहीं रहता, वक्त निकल जाता है। दूसरी बात उसमें एक ये भी जोड़ जाती है कि बच्चा 90 में पहुँचा और उसके नंबर कम हुए तो आगे उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि अब तक तुम्हारे बड़े अच्छे नंबर आ रहे थे और आपको
पढ़ने में ध्यान नहीं है, बच्चे का दोनों तरफ से